हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो विद्युत आवेश तथा जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पूरी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और हर एक उस कंसेप्ट को समझेंगे जिससे किसी भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और लगभग अधिक से अधिक जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, इन्हीं टॉपिक से आते हैं, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आज की क्लास है दोस्तों, इस क्लास में हम समझेंगे कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे। और हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छा लिखें, ताकि जो एग्जामिनर हैं या फिर जो कॉपियाँ चेक करते हैं, वह जो अध्यापक होते हैं वे आपकी कॉपी को देखें और देख करके आपके लिए आपका जो आंसर की ऐसी टाइप होनी चाहिए जिस प्रकार से वह अध्यापक खुश हो पाएँ और आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे से कंसेप्ट तथा अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ, अच्छे अच्छे फैक्ट के साथ क्लास को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वह होता है कि जो विद्युत आवेश होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो 10th बेस पर परिभाषा होती है वह इस प्रकार होती है। क्या होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम केवल जो 10th बेस पर हम लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो भी सही है, नहीं तो मैं आपके लिए जो 12th बेस पर है वही भी अभी इसी क्लास में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आप यह जानते होंगे कि यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। ऐसे फैक्ट जोड़े जाते हैं परीक्षा में। इस प्रकार से यदि आप लिखोगे तो आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है जिसको हम किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ पर क्यू फिर होता है कूलाम। तो आप जानते होंगे कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ये उनके नाम पर ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। तो इनके नाम पर ही इसका मात्रक कूलाम रखा गया है। उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका जो मात्रक माना गया है कूलाम ही माना गया है। तो अब हम समझते हैं क्यू इक्वल टू एन ही, यह आप जानते होंगे और आपको याद होगा कि यह एक अदिश राशि होती है। आप इसी प्रकार से फैक्ट जोड़ें तो आपके लिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। और आप जानते हैं ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी कितनी होती है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, इतना कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? इतना कूलाम आवेश होता है। अब हम बात करते हैं, इसको तो आप समझ ही गए हैं कि इसका जो मात्रक है कूलाम होता है। अब हम एक कूलाम आवेश के बारे में बात करेंगे कि एक कूलाम आवेश है वह कितना होता है। एक कूलाम आवेश जो है कितना होता है? तो उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो 6 इंटू, यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्या है कि जो 6 इंटू क्या दिया है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, जो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। सिर्फ एक कूलाम आवेश, कितना? एक कूलाम आवेश जो है 6 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों में जो उपस्थित आवेश होता है, उसी के बराबर एक कूलाम आवेश होता है। तो आप जानते हैं कि एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। तो आप इस प्रकार से फैक्ट जोड़ेंगे तो आपके लिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं, यह तो आप जानते ही होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो या फिर वृद्धि
होती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है, यानी उस पदार्थ से चाहे तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं। जिसका मतलब है यदि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वह कैसा होता है, धनावेशित हो जाता है, और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई भी पदार्थ तो वह ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे और इसी प्रकार से आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों आप एक पॉइंट को जरूर याद रखें कि यदि कोई भी धातु है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, यदि इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, जब भी कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, यानी कोई एलिमेंट हो तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश। जैसे आप याद रखेंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति धन बांटता हो तो धनवान ही तो बांटेगा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ है त्यागता है तो उस पर धन आवेशित उत्पन्न होता है। और यदि कोई जो पदार्थ है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर कोई एलिमेंट हो तो वह ऋणावेशित हो जाता है। किस कारण से होता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप कि जैसा कि कोई व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता है तो वह कर्जदार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो आप और भी अपने कोई कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई ट्रिक लगा सकते हैं जिसको आपको याद रहे। वैसे अब हम बात करते हैं आगे। तो जो 12th बेस पर है किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करते हैं, और आप इसको साथ ही साथ फेयर कॉपी पर तैयार करेंगे और अच्छे से लिख करके आप इसको अपनी कॉपी पर फैक्ट जोड़ें। तो सबसे पहले हमारा जो 10th बेस पर होता है वह होता है ये। तो विद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें क्या होता है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी उसके चारों ओर भी होता है या उसके द्वारा होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो अब हम उसके द्वारा अनुभव करता है, ठीक है। वह क्या करता है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। चाहे तो वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उनका अनुभव करता है। आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो फैक्ट है वह क्या है। अमेरिकन जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 प्रकार का बताया। उन्होंने इस प्रकार से, यदि आप किसी भी लाइन को स्टार बना करके या फिर किसी भी प्रकार से ऐसे पॉइंट जोड़ करके लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो आपके लिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो अमेरिकन जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो हम बात करेंगे, इन्होंने 2 प्रकार के बताए थे आवेश। कैसे बताए थे, नंबर 1 क्या बताए थे, धनावेश, दूसरे बताए थे ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो सजातीय आवेश होते हैं, क्या है, सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जो भी एक जैसे आवेश होंगे वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित, इसका मतलब है एक दूसरे से दूर हटते हैं। जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। जब भी कोई समान आवेश आ जाएंगे तो वह हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, जबकि जो विपरीत आवेश होंगे वह एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो इसमें यह कहा गया है, यह लाइन आप याद रखेंगे। तो आपके लिए न्यूमेरिकल में भी सहायता करेगी यह लाइन, और बहुत सारे और भी पॉइंट हैं। तो दोस्तों आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चाहे अब हम देखते हैं कि जो किताब में दिया गया है, समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे उस पर भी बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको हम याद करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, क्या पता है कि यानी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, यह लिखने को भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, इस पर चर्चा करने के लिए भी आता है। और यदि नहीं भी आए तो आपके लिए यह कंसेप्ट के तौर पर कार्य करेगा, क्योंकि इससे आपके लिए बहुत सी जानकारी मिलेगी, आपके लिए जो भी फैक्ट हैं वह तैयार होंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु यानी कि एटॉम कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश
तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है। इसके लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या है? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो दोस्तों आपने पता था प्रत्येक परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपके लिए आवेश की जो परिभाषा पढ़ाई थी उसमें समझाया था। तो परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में धनावेश, प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो और नाभिक के चारों ओर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पाए विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं, यानी फिर पाए जाते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कि माना कोई यह परमाणु है, अब हम समझेंगे इसका जो केंद्रीय भाग होगा यह होगा। तो जो इसका धनावेश होता है, धनावेश क्या होता है? धनावेश। तो जो धनावेश होता है यानी जो पॉजिटिव आवेश है वह कहाँ होता है? यहाँ होता है। और यह धनावेश जब केंद्रीय भाग में होता है, और केंद्रीय धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। इसका मतलब है जो प्रोटॉन होते हैं कहाँ होते हैं? केंद्रीय भाग में होते हैं। आगे बात करते हैं हम। तो आपको पता होगा कि बताया गया है इस परिभाषा में कि जो संपूर्ण धनावेश है क्या है? समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है। तो इसका मतलब है जो भी जितना भी द्रव्यमान है वह कहाँ होता है? उसके केंद्र में होता है। और हम कह सकते हैं जब जो धनावेश है केंद्र में होता है तो धनावेश तो प्रोटॉन पर होता है, इसलिए प्रोटॉन कहाँ होते हैं? केंद्र पर होते हैं, यानी नाभिक में होते हैं, जिसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और यहीं पर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता, वह क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से इसको समझेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी ऋणावेश कहाँ रहता है? कोई परमाणु स्थिर तो जब ही होगा दोस्तों, कोई भी परमाणु स्थिर कब रह सकता है? जब उस पर वह उदासीन अवस्था में रहे, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव आवेश होगा उतना ही इस पर नेगेटिव आवेश होगा। तो जो नेगेटिव आवेश होता है दोस्तों ई पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इसकी जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उनमें परिक्रमण करते रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जबकि जो प्रोटॉन होता है वह कहाँ पर होता है? नाभिक में होता है। और जहाँ पर नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है दोस्तों कभी इस तरीके से, कभी अंडाकार की आकृति में, गोलाकार ना रह करके दीर्घ वृत्ताकार में। तो अब हम समझते हैं आगे कि जो यहाँ पर बताया है नाभिक में धनावेशित जो प्रोटॉन, उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या यहाँ पर बताया है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की कुल संख्या उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसको आप इसी प्रकार लिखेंगे परीक्षा में भी। तो आपको पता होगा कि जितना नाभिक पर धनावेश होता है उतना ही उसमें ऋणावेश भी होता है, तभी वह स्थिर रह पाता है। इसका मतलब है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितना धनावेश उतना ही ऋणावेशित होना चाहिए। तो बात करते हैं कि जो परिक्रमण का इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पर है कि उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। अतः नाभिक पर धनावेश उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के कुल धनावेश के बराबर होता है, जिस कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, क्लियर बताया गया है कि परमाणु उदासीन होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि हम किस प्रकार से परीक्षा में हम जोड़ सकते हैं इसे। तो दोस्तों यहाँ भी यह बताया गया है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे? तो यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेश प्रोटॉन तथा उदासीन
न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या फिर इसमें स्थिर रहते हैं। आगे बात करते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, विभिन्न जो नाभिक के चारों ओर होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परिक्रमण यानी कि घूम रहे होते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या उसके चारों ओर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, अर्थात नाभिक पर धनावेश के बराबर ऋणावेशित होता है। इसी कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परमाणु कैसा है, उदासीन है, धनावेश है, ऋणावेश है, या फिर कि कोई और भी ऑप्शन डाल देते हैं कैसा है। तो आप याद रखेंगे परमाणु पूर्ण रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितना आवेश पॉजिटिव होगा उतना ही आवेश उसमें नेगेटिव भी होगा। दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या वृद्धि हो तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो उसके गुण क्या हैं आवेश के, और किस प्रकार से हम उसे किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी जैसे ही हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की जो छड़ होती है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में पहुंच जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दोस्तों, इसी कारण वह कैसी होती है, धनावेशित। और रेशम की जो छड़ है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इसीलिए वह कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तथा दोनों वस्तुओं पर आवेशों का परिमाण जो है समान होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे उस पर इतने इलेक्ट्रॉन ही पहुँच जाएंगे। यानी कि यदि माने जैसे कांच पर जितना आवेश धनावेश होगा उतना ही रेशम पर ऋणावेश होगा। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः किसी वस्तु को वैधुम्य होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। तो किसी वस्तु पर जो हम कर सकते हैं, जिसको हम आवेशित कर सकते हैं, उसके लिए क्या उत्तरदायी है दोस्तों, प्रोटॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं जो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण होते हैं वह क्या होते हैं। तो वैद्युत आवेश में निम्न मूलभूत गुण पाए जाते हैं। यह इस प्रकार से आप लाइन जोड़ेंगे और फिर इसके आगे आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, आकर्षण करने तथा प्रतिकर्षण करने का गुण होता है। किसमें, वैद्युत आवेश में। इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा फैक्ट जोड़ सकते हैं, आवेश का संरक्षण युग्म उत्पादन तथा युग्म विन्यास पर होता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, वैद्युत आवेश की योजना। क्या है, वैद्युत आवेश की योजना, किस प्रकार से आवेश कार्य करता है। आगे है वैद्युत आवेश पर वेग का प्रभाव, यानी जब भी कोई आवेश उत्पन्न होता है वहाँ पर कोई चाल होती है या फिर कोई उसकी गति दे रखी होती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दिया है कि वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इस पर परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेश पर किसी वस्तु की चाल का या कोई गतिशील वस्तु हो, कुछ भी हो, तो उसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है। तो वेग का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे कि जो आवेश का जो क्वांटीकरण कैसे होता है, यह भी इसका अगला फैक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो जो मूल आवेश होता है दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने कूलाम के नियम पर। तो क्वांटीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, क्वांटीकरण के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों मूल आवेश क्या है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूटन आवेश का मूल गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। यहाँ पर बताया है प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु, यानी जो भी वस्तु आवेशित होगी, चाहे वह ऋणावेशित हो या फिर वह धनावेशित हो, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो जो वस्तु पर आवेश होता है एक निश्चित न्यूटन आवेश का मूल गुणक होता है। जो न्यूटन आवेश कितना होता है उसका एक गुणक के रूप में होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है क्वांटीकरण। तो Q = NE यह मैंने आपको बताया था, और यह भी बताया था कि एक जो आवेश होता है, एक आवेश कूलम जो है, एक कूलम आवेश जो है दोस्तों कितने
इलेक्ट्रॉनों के उसके बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उसके बराबर होता है 1 कूलाम आवेश। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो कूलाम का नियम है, यह नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर परीक्षा में यही पूछा जाता है। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और लिखेंगे। तो आप साथ ही साथ कोशिश यह करें कि आप भी लिखें थोड़ा सा समझ करके, और यदि फिर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का जो उन्होंने अपने कूलाम का जो वैद्युत बल होता है उसके बारे में कूलाम ने क्या मत बताया था और किस प्रकार से उसको डिफाइन किया है। तो दोस्तों कूलाम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जब भी कोई दो आवेश होते हैं, क्या होते हैं, जब भी कोई दो आवेश हों, कितने आवेश हों, दो आवेश हों, कितने आवेश हों, दो आवेश हों, जैसे एक Q1 मान सकते हैं, दूसरा Q2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जब भी कोई दो आवेश हों जैसे Q1 और Q2, तो उनके बीच जो आकर्षण, या तो आकर्षण का बल, ठीक है, या फिर प्रतिकर्षण, कैसा, प्रतिकर्षण बल, तो इनमें से कोई एक बल तो कार्य करेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में इनमें से कोई एक बल कार्य जरूर करेगा, क्योंकि यदि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण कार्य करेगा, और दोनों ही पॉजिटिव, एक दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो उस बल को परिभाषित करने के लिए यह बल की माप कितनी होगी, कितना बल हो सकता है, इन दोनों के पास होने पर कैसा होता है, इन दोनों के दूर होने पर कैसा होता है, क्या फैक्ट पड़ता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है जब ये दूर होंगे या फिर ये पास होंगे। तो ऐसा ही जो कूलाम है उन्होंने बताया था, तो उसी को हम समझते हैं। दोस्तों कूलाम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि जब भी कोई दो आवेश, जैसे कि एक Q1 और दूसरा है Q2, ये दोनों स्थिर अवस्था में, यानी एक मान लो यहाँ पर टिका हुआ है A पॉइंट पर और दूसरा B पॉइंट पर, स्थिर आवेश कैसे हैं, यह स्थिर हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुण, किसकी बात चल रही है, इस बल की बात चल रही है कि जो इन पर लगता है बल, चाहे तो वह आकर्षण बल लगे या फिर वह कौन सा बल लगे, प्रतिकर्षण बल लगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कैसा होता है, दोनों आवेशों का गुणनफल कैसे होगा, Q1 × Q2, इसके कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। आगे कहा गया है तथा उनके बीच की दूरी के, यानी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों आवेश हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी को R माना गया है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो संबंध है वह जो बल होगा, यानी F जो होगा उनके उल्टा संबंध होगा। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा होगा, उसके उल्टे में होगा। तो इस बल की दिशा, जो यह जो बल लगता है कहाँ पर होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी जो दोनों आवेशों को मिलाएगी वही रेखा, उसी के अनुदिश इस बल की जो दिशा होगी वही होगी। अब हम देखते हैं इसको डिफाइन करके, और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ इसको डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या बताया था, कूलाम ने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी का जो वर्ग होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो माना कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, जैसे कि हम मान सकते हैं Q1 है और यहाँ पर दूसरा है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है जो है कितनी है, R मीटर है। कैसी है, R मीटर। एक यह आवेश है, ये दूसरा आवेश है, दोनों ही स्थिर अवस्था में है। अब हम बात करते हैं, चाहे तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, या फिर इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया था कि पहली लाइन में कहा था उन्होंने कि जो बल होता है F जो होता है वह समानुपात होता है उन दोनों के गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कैसा है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं, यहाँ पर लिखा है वही F, जो F है F प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। दूसरा है उनकी जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों ही फैक्ट को मिला लें, क्या है, F = 1/r²। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल था, तो दोनों ही फैक्ट को मिलाने पर बनता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इस तरीके से यह तैयार होता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यह तैयार हो चुका है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट यानी नियतांक होता है, जिसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसको के मान लेते हैं। जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक माना है। नियतांक का मतलब होता है दोस्तों जिसकी वैल्यू नियत हो, जिस अंक की वैल्यू नियत होती है उसी को कहा जाता है नियतांक। क्या कहते हैं, नियतांक। तो के = इसकी वैल्यू यहाँ पर निश्चित होती है, कहीं भी इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो वह वैल्यू जो है निश्चित है, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट या नियतांक। तो के = होता है 9 × 10⁹। इसका जो मात्रक है दोस्तों यहाँ से ही बनाया गया है कि जो जैसे इसका यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके जो बना सकते हैं हम, तो क्या बना है, F = K Q1 Q2/r²। तो यह बन जाता है इस तरीके से। अब हमें चाहिए के का जो मात्रक चाहिए या फिर वैल्यू चाहिए, तो F r² हो जाएगा और Q1 Q2 बन जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक न्यूटन यानी बल का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर² यानी कि जो दूरी है एक तरीके से, और Q1 Q2 यानी कि कूलम² यानी c²। तो इसका मात्रक दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर² प्रति कूलम²। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों कि ये जो k होता है इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ कहाँ से प्राप्त की जाती है, उसके लिए भी हम बात करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k = होता है 1/4πε0। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। यह क्या होता है, ε0, जिसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और जहाँ पर μ0 लिखा होगा दोस्तों वहाँ होगी निर्वात की चुंबकीयशीलता। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ε0, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम² प्रति न्यूटन मीटर²। ε की वैल्यू जो है दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी मात्रक उल्टा है। देखो यहाँ पर कूलम अपॉन में था, यहाँ पर कूलम ऊपर दिया है, यानी डिनोमिनेटर था, यहाँ पर नोमिनेटर बना दिया। यहाँ पर न्यूटन मीटर² क्या था, नोमिनेटर में था, यहाँ पर न्यूटन मीटर² डिनोमिनेटर यानी कि हर बना दिया है। तो ऐसे इसका यहाँ से मात्रक प्राप्त करेंगे तो वह बन जाएगा, क्योंकि यह 1/4 में आ जाएगा, इसलिए इसका मात्रक उल्टा हो गया, कूलम² प्रति न्यूटन मीटर²। तो यहाँ से वैल्यू इसकी जो है इतनी प्राप्त होती है। आप इसको याद रखेंगे, 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इतनी वैल्यू इसकी जो है हमें प्राप्त होती है। अब ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम² प्रति न्यूटन मीटर²। तो यदि दोस्तों हम k की जो वैल्यू है उसको पुट कर दें तो F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो क्या k की वैल्यू जो है कभी बदलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या जो k की वैल्यू है क्या वह कभी बदलती है या फिर चेंज होती है। तो यहाँ पर दिया है, यदि आवेशों के बीच की यदि दोस्तों यह जो दोनों आवेश हैं, यदि इन दोनों आवेशों के बीच कोई भी पदार्थ रखा हो,
यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कि कांच है, जल है, मोम है, कागज है, अभ्रक है, इनके बीच में रख दिया जाए तो क्या होता है, के की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर दूसरा के आ जाता है, यहाँ पर हो जाता है एफ की वैल्यू, यानी जो लगने वाला बल है वह होता है एफ इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इजकल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, परावैद्युतांक, यानी जिस भी माध्यम में रखी जाएगी, जैसे कांच में रखी जाएगी तो उसका परावैद्युतांक लगाएंगे, जल में है तो जल का, सबके लिए अलग अलग बताया गया है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा और बताते हैं आपके लिए। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है, यानी परावैद्युतांक यहाँ पर के की वैल्यू होती है वह 1 होती है, जहाँ पर निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी ना हो, वायु भी ना हो, तो वहाँ उसके लिए कहा जाता है निर्वात। और अन्य सभी माध्यमों के लिए के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 या इजकल टू 1, इसका मतलब है या तो 1 से बड़ी होगी या फिर 1 के बराबर होगी। इसके आगे बात करते हैं, धातुओं के लिए जो होती है के की वैल्यू अनंत होती है। तो यह जो है दोस्तों इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और ये जो आपके लिए लाइन दी गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें यहीं से प्रश्न बन जाता है, इसी कंसेप्ट से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि माना कि दो आवेश थे जिनके बीच की दूरी r थी, इनके बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वहाँ बताया था कि कूलम ने के जो बल लगता है इनके बीच में वह दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर यानी समानुपाती होता है, या कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। तो उस पॉइंट को हमने लिखा है यहाँ। अगला था उन दोनों के बीच की दूरी जो होती है यानी r मीटर है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको भी लिख लिया। जैसे ही दोनों को हम मिलाते हैं तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या बनता है, F बनता है। तो आगे हम समझते हैं F इजकल टू यानी प्रोपोर्शन को हटा करके हम K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। आगे बात करते हैं यह जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं हम, तो इतनी आती है। कैसे आती है कि जो k इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू जो आती है यहाँ पर देख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसकी भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो आगे हम बात करते हैं, इसको हमने पहला समीकरण दे दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी इस वाले समीकरण में, तो यहाँ पर जैसे के की वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाता है। अब हम मान लेते हैं कि जब भी जो यह दो आवेश थे Q1 Q2, इनके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जैसे कि क्या है, जल है, मोम है और कागज़ है, कोई भी अभ्रक पदार्थ रखा हो, तो क्या इसकी वैल्यू बदलती है? तो उसके लिए दोस्तों एक आगे कंडीशन आपके लिए प्राप्त होती है कि F इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक तो था ही, यहाँ पर ये वाला K और बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ये जो K है इसको कहते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक की वैल्यू दोस्तों अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। जैसे निर्वात के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यह निश्चित होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अन्य सभी माध्यमों के लिए के की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है, और धातुओं के लिए यह जो के की वैल्यू होती है यानी परावैद्युतांक की वैल्यू अनंत होती है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए कूलम का नियम पढ़ाया गया है। आगे के लिए क्लास भी आपके लिए इसी प्रकार मिल सकती हैं, तो आप एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि क्लास कैसी लगी है। यदि दोस्तों आप किसी भी चैप्टर पर आगे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम जो है एक अच्छे से कंसेप्ट के साथ आपके लिए नई क्लास लाएं और अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके लिए
पढ़ाएं। तो आप जो यदि दोस्तों आपको फिर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे लिए एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके लिए क्लास कैसी लगी है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए क्लास अच्छी लगे और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यदि हम किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट होते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो हम तभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं जब उसमें हम नए फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, नए विजन के साथ पढ़ेंगे, और अच्छे से अच्छे, यदि लिखने वाली परीक्षा है जैसे बोर्ड एग्जाम है तो उसके लिए हम नए नए फैक्ट जोड़ेंगे तो हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके रिलेटिव जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हो, मित्र हो, जैसे कोई भी हो, आपके जितने भी रिलेटिव हैं आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं और आप अपनी भी तैयारी को बेहतर बनाइए। यदि आप अन्य किसी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए कोशिश यह करेंगे कि जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए। तो आप इसी प्रकार से दोस्तों क्लास को कंटिन्यू कीजिए। यदि आपने दोस्तों इस क्लास को पूरा देखा है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके लिए कैसी लगी क्लास। यदि आपको लिए अच्छी लगती है तो इस चैप्टर की जो क्लास है दोस्तों आगे के लिए भी हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।